नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण का मतदान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है 58 सीटों के लिए। और इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वो इलाका जहां घटे 2013 के दंगों ने मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी पैटर्न को बदल दिया था। 2014, 2017 और उसके बाद 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। अब देखना यह है कि इस बार जबकि किसानी को लेकर के बहुत से विवाद हुए, 1 साल का धरना हुआ सरकार के खिलाफ, यहाँ वोटिंग पैटर्न बदला है या फिर कुछ उसी तरह का है। मुजफ्फरनगर या यूं कह लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान है गन्ने की खेती। किसान गन्ने को अपनी बुग्गियों में लादकर कटाई के बाद यहाँ चीनी मिल पहुँचते हैं और यहाँ पर ये तोला जाता है गन्ना और उसके बाद फिर वो यहाँ से पर्ची प्राप्त करने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। पूस का महीना है, ठिठुरती हुई ठंड है, लेकिन किसान यहाँ गन्ने के मिल में कभी कभी 24 घंटे तो कभी उससे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं ताकि उनका नंबर आ जाए। मिलों में पहुँचकर किसानों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद यहाँ पर जमे हुए होते हैं और अपने विचारों के साथ हमेशा तैयार। आइए जानते हैं उनसे कि इस बार वोटिंग पैटर्न कैसा रहने वाला है। बुग्गियों में गन्ने लादे हुए किसानों को इंतज़ार अपनी बारी का कि पिराई के लिए उनका नंबर कब आता है। सब यहाँ इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन चाचा चुनाव भी है, चर्चा तो वो भी हो रही होगी। अभी सारे कैंडिडेट तो आए नहीं, अभी 1-2 ही कैंडिडेट आए, अभी कोई कैंडिडेट नहीं आया। कैंडिडेट तो आता ही रहेगा। हाँ। वहाँ ऊपर भी तो देखना है, लखनऊ में किसे बिठाना है। लखनऊ में तो भाई जिसके नसीब में वही बैठेगा, और कोई नू थोड़ा सब बैठ जाएंगे। हमारा थारा तो वार आना नहीं चाहिए और किसी का है। देखिए, पिछली दफ़ा जब वोटिंग हुई 2014 में हुई, 2017 में हुई, फिर 19 में हुई, तो इलाका जो था दंगों के प्रभाव में जो वोटिंग हुई थी वो अलग तरीके से हुई थी। इस बार आपको लगता है कि दंगों का प्रभाव रहेगा वोटिंग पर? भाई प्रभाव तो है नहीं कुछ भी। अच्छा, खत्म हो गया प्रभाव? हाँ, प्रभाव वो तो खत्म हो गया। भाई बहुत काल करके इनका ये जो सांड है, जो हमारा छोटा किसान है, 1 मिनट, आज किसी का 8 बीघे का चक है, मान लीजिए 8 बीघे का चक्कू 4 यंगे तो 4 ढब खा दिया, 4 रह गया उसका। आवारा पशु घूमने लग जाता है। अब ये समस्या 50 पिछली दफा जब वोट यहाँ पे हुए उसके पहले भी तो यहाँ के वोटर खुल करके वोट कर रहे थे और भारतीय इनका भी खुल के ही करेंगे, इस बार भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को खुल करके नहीं आपका नहीं करने के। बदल गया, बिल्कुल उल्टा हो रहा। क्या हो गया, बदल क्यों गया? एक तो सबसे बड़ी बात यह है, योगी ने हमारे सिर पर सांड जो बैठा दिया नहीं, खेतों में जाकर देखो 24 घंटे हमारा पशु। हाँ, सबसे बड़ी तो दिक्कत हमें उसकी हो रही। पहले तो ऐसा नहीं होता था। नहीं होता तो नहीं था। अब गड़बड़ कर रही है, आदमी मारो नुकसान हो, गेहूँ हमारे खा लिए और हमें रोटी नहीं मिला, क्या मरेंगे, भूखे मरेंगे हम, बताओ। नहीं, पर आपको बकाया दिया, बकाया का इसके अलावा मैं देख रहा हूँ फ्री में दे दिया हमें, कुछ क्या दिया हमें बकाया में, जो तो मारा था वो तो करने का था, आज नहीं, 10 महीने पीछे आ गया, उससे क्या फर्क पड़ा हमारे पे। मैं अभी आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ इतनी बढ़िया सड़क बनी हुई है। नहीं, सड़क पे खड़े हूँ, गेहूँ मिलेगा हमें। हाँ। सड़क पर आज की बोई धरके देंगे क्या हमें? बिजली कितनी महंगी करी उन्होंने, बता दो मैं। अच्छा, तो ये तो नाराजगी जैसी दिख रही है आप लोगों के बीच। क्या हो गया, सरकार से नाराजगी है क्या? कहीं नहीं नाराजगी। हाँ। नाराजगी है नहीं। एक बात बताओ, जो मान लिया पहले खेत में जाने तक 6 बजे के बाद में डरा थे, अब तो डर रहे, डर तो नहीं। दूसरी बात क्या है, बिजार खा गया, अरे बिजार हम ही तो छोड़ रहे, योगी छोड़ दिया बिजार, योगी ने वो तो छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, वो तो लोकल है मामला, लोकल है। जब हम बछड़े छोड़ कर गाय का दूध पी कर उसमें खेतों में छोड़ देंगे, किस खाब के खेत। कानून व्यवस्था नंबर 1, रास्ते बन गए, सड़कें बन रही, बिजली बराबर आ रही। आम आदमी को 2 चीज की जरूरत है, ये बराबर। समस्या एक है कि ये जो बिजार भिड़ेगा मुँह में, इनका परेशान है। अच्छा, नहीं, सरकार ठीक है, बढ़िया काम करी, कोई बदमाशी बिल्कुल समाप्त बस है। आवारा पशुओं वाली समस्या हमारा है। पशु पर जो दंगे हुए थे 2013 सब भूल गए। तो इन्होंने ही करवाए, इनकी चाल थी या। अच्छा, हाँ,
इसीलिए वोटिंग दंगे के हिसाब से पहले हुई थी, अब नहीं होगी ना। मुजफ्फरनगर का हाल के दिनों में जो चुनावी इतिहास है वो 2013 के दंगों और लड़ाई झगड़ों की वजह से परिभाषित हुआ, लेकिन उसके बाद से हालात किस तरह से बदले, क्या वो इस तरह से बदले हैं कि चुनावी पैटर्न जो है वो भी अपने आप में तब्दील हो जाएगा। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर के रहमानिया कॉलोनी में और यहाँ कई साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो, पिछले चुनाव में कौन सी बात थी जो रोकती थी? पिछले चुनाव पे हिंदू मुस्लिम के चुनाव पे चुनाव हुआ था और एक पार्टी इस चीज़ को भुनाना चाहती है, वो आपस में दिल बांटती है, जबकि दिल नहीं बंटना चाहिए। साझी संस्कृति है, साझे लोग हैं, सबको यहीं रहना, यहीं दफन होना, यहीं जलना है, फिर क्यों बंटवारा? मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत सी बातें वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बदमाशी बहुत हुआ करती थी, कानून व्यवस्था का जो मसला था वो बड़ा गड़बड़ाया हुआ था और पिछले 5 सालों में वो ठीक कर दिया गया है। आपको लगता है कानून व्यवस्था जैसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में होंगी जब वोटिंग होगा? देखिए सर, हमारे जो मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था तो पहले भी दुरुस्त थी, बदमाशी और ये कहाँ कम हुई है। आजकल भी वही बदमाशी उसी तरीके की चल रही है। एक फूल से गुलिस्तान नहीं सजता, तो आज का जो माहौल है भाईचारे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब से पहले क्या हुआ, एक ही तरफ को माहौल बनाते जा रहे थे, लेकिन उन लोगों की छटनी हो गई है। हम तो यहाँ तक मानते हैं कि आप साबिर अली कहे या संतोष पाल, आप कुर्बान अली कहे या त्यागराज, आप राम का प्रकाश कहिए या नूर मोहम्मद का नूर, फर्क सिर्फ और सिर्फ शब्दों का है। तो इन सब शब्दों के अंतर को जो दूर कर रहे हैं वो तो ही तो भाई बड़ा अच्छा ये कहा। हम नहीं, मैं तो राम प्रकाश और नूर मोहम्मद, राम का प्रकाश कहिए, शब्दों का अंतर है। अगर कहीं कमी है, नूर का भी मतलब प्रकाश, नूर का मतलब भी प्रकाश है, प्रकाश का मतलब ही रोशनी है कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह और हम सबको तू नेक इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। शहीदों के सपनों का भारत बनाने की बात करें आप, जो शहीदों के सपनों का भारत बनाए, जो विकास की बात करे, जो तरक्की की बात करे, आप उसको चुनो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, इनकी ख्वाहिश है। हमारा तो भाई साहब ऐसा है अब ये है कि नहीं हकीकत? इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्ज़ाम हम पर के वफादार नहीं। हम वफादारी की गिनती में आते ही नहीं। अभी हम तो कहीं भी ले लो तुम हमें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके भाई साहब, पीड़ा ये है कि 2013 का जिक्र ना करो तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, तो ये अच्छा ही है। इस 2013 से बहुत दुखी थे लोग। इस 2013 से जो आज प्यार बना लोगों में, मुझसे अगर दोबारा जैसे मेरे महाराज जो है सुबह उमानंद महाराज जी है, वे ओवैसी जी हैं, ये फिरका परस्त आपस में लड़ाने की जो बात कर रहे हैं ना, जो वो ख़त्म होनी चाहिए। ये आपस में ये मुजफ्फरनगर से ही प्रधानमंत्री बने हुए। अच्छा, हाँ, मुजफ्फरनगर से जी, इसी 2013 के दंगे से प्रधानमंत्री की सीट आई है। ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब देखिए मुजफ्फरनगर के दंगे, हर बार जब ये बात करते हैं ये लोग तो उसे एक बुरे स्वप्न की तरह याद करते हैं। आपके पास अनुभव भी है, आप चीज़ों को देख भी रहे हैं। ये इतनी आसानी से हटा दिए जाने वाली बात है या आपको लगता है कि वो बात खलिश है? कहना यह है जी, कुछ लोग बदल कर तेवर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। अगर वो बाज ना आए तो ये भारत माँ उनके लिए काली माँ बन जाएगी। दंगा जिन लोगों ने कराया, आज वो बहुत पीछे रह गए हैं। तमाम आपने सुनी सबके विचार, कोई नहीं चाहता है कि उसका जिक्र भी ज़बान पर आए, क्योंकि वो बहुत एक भयानक सपना था, वो ख़त्म हो चुका है। अब नए दौर की नई बात करने जा रहे हैं। चुनाव आया है, उसमें विकास के नाम पर, रोजगारी के नाम पर, और ये रेप तो सारी सरकारों में इसमें भी बहुत हुए हैं। नहीं, जो उनका नारा था कि भाई रक्षा करेंगे नारी की, वो नहीं हो पाया। तो तालीम के नाम पर, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट तो ओवैसी साहब मांग रहे हैं। ओवैसी साहब का ताल्लुक जो है वो एक विशेष समुदाय से है, वो चलने वाला नहीं है। तो आप कहते हैं ओवैसी साहब के बंदों को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम कह रहे नहीं मिलेगा। अपनी पार्टी का वो भी पार्टी अपने घर बैठ जाए और वो भी बैठ जाए। जो हिंदू मुस्लिम कराने वाले लोग हैं ना,
यही है वह आप क्या कहेंगे? का पूरा स्लोगन यही है, नहीं मिलेगा। उनके कैंडिडेट्स को वोट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना। कैंडिडेट को क्या वोट मिलेगा? वो ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। फिर तेलंगाना में 130 सीट है, वहाँ 7 सीट पर क्यों लड़ते हैं वे? वहाँ क्यों विस्तार नहीं कर रहे? पहले अपने घर में विस्तार करो, फिर दूसरे स्टेट में जाकर विस्तार करो। सिर्फ ये भड़काने वाली बात करते हैं और कुछ नहीं है। अपने स्टेट में जाओ, अपने वहाँ की राजनीति करो, यहाँ हम अपने प्यार मोहब्बत से अपना आखिरकार अब जबकि वोट देने का लेने का समय है, नेता अपनी बातें कह रहे हैं, एक अविश्वास मैं देखता हूँ ओवैसी साहब के लिए। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक ओवैसी साहब का सिलसिला है कि समाज में जिन लोगों के अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ये डिजिटल जो इंडिया का जो एक नज़रिया है, जहाँ पर लोग घर घर मीडिया झांक रहा है, तो वहाँ पर जो चीज़ें ओवैसी साहब कर रहे हैं वो चीज़ें सबको दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि काश हमारे मुल्क में एक ऐसी फ़ज़ा बनी कि मंदिर जले तो रंज मुसलमानों को भी हो, पामाल होने ना पाए मंदिर की आबरू, ये फिक्र मस्जिद के निगहबानों को। वाह वाह, क्या बात। मैंने ओवैसी साहब को सुना है बार बार कहते हुए, भाई हम तो नहीं लड़े थे 2014 में, तो फिर क्यों हार गए? हम तो नहीं लड़े 17 में, फिर भी हार गए। 19 में भी कौन से ओवैसी थे जो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में जीत गई? देखिए, चुनावी समीकरण जो हैं वो दिन रात बदलते हैं, लेकिन आवाम के बीच में रहने वाला व्यक्ति जिस प्रदेश में आ रहा है, उस प्रदेश का एक अपनी सोच है, उसकी अपनी ज़रूरत है, अपनी आवश्यकताएं हैं। ओवैसी जी उस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर कि जब चुनाव यहाँ पर आया है, उससे पहले कभी ओवैसी भी नहीं दिखाई दे। दिल नाकाम नहीं, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बहुत अच्छे। यहाँ पर जो लोग वोट देंगे, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के पैक्ट को वोट देंगे और सब भाईचारा चाहते हैं, जैसा कि पहले से यहाँ पे चला आ रहा था भाईचारा। देखिए, भाजपा से मुसलमान को गुरेज नहीं, लेकिन भाजपा ने मुसलमान को कोई हिस्सेदारी राजनीतिक नहीं दी। जब ये घर दिए गए, सड़कें बनाई गई, या फिर जो सरकारी स्कीम्स दी गई, उसमें हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला? नहीं, ज्यादातर मुसलमान को मिला। हम तो जो कह रहे हैं मुसलमान को ज्यादा मिला। अच्छा, ये भी हुआ है? हाँ, बिल्कुल मिला। राशन, अच्छा राशन पे देख लो, कहीं भी देख लो, तो गेहूं को देख लो, सबसे ज्यादा मुसलमानों को। तो फिर मुसलमान का डर दिखाकर ये नाराजगी क्यों? नाराजगी कौन कह रहा नाराजगी है? अरे हम तो वोट करेंगे, जिससे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ये नहीं कहते हम समाजवादी को, गठबंधन को, जो अच्छा लगेगा करेंगे। नाराजगी से कोई मतलब नहीं है। मुजफ्फरनगर में खास तौर पर एक चीज देखने को मिली, और वो ये कि राकेश टिकैत जी चुनाव के दौरान अपने घर में हैं। अब इतना बड़ा आंदोलन, और जाहिर है कि अगर ये घर में हैं तो इन्हें बोलने आए होंगे संजय राउत जी शिवसेना के कि आप घर में क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद अब ये घर में बैठे हुए हैं, तो क्या इनको चुनाव में एक्टिव होना चाहिए? कुछ ये संदेश लेकर आए हैं आप? नहीं, उनका जो काम है कर लिया है और यहाँ बैठकर काम चल रहा है। पूरे देश में घूम रहे हैं, आपको पता है। राजनीति की बात करने में यहाँ नहीं आया हूँ। महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। आपने देखा होगा यहाँ महात्मा फुले जी की तस्वीर लगी है। उस वक्त किसानों के नेता थे। ब्रिटिश जमाने में किसानों की जो समस्या थी, जो आज टिकैत साहब उठा रहे हैं ना, उस वक्त 1800 साल में महात्मा फुले जी ने उठाई थी। यही समस्या थी। तो यही भूमि से मैं आया हूँ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की इच्छा थी कि एक योद्धा है, इतनी लड़ाई, बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर बैठे हैं, जाकर महाराष्ट्र की तरफ से, शिवसेना की तरफ से उनको एक सैल्यूट करके आना। तो मैं आया हूँ। आप यहाँ आए, आपने पुष्प अर्पित किया महेंद्र सिंह टिकैत जी की। ये टिकैत साहब और बाला साहब ठाकरे जी की मुलाकात हुई थी मातोश्री में, आपको मालूम है? अच्छा। हाँ, बड़े टिकैत साहब मातोश्री में गए थे और बाला साहब ठाकरे हमको कहते थे उस वक्त, मर्द नेता है ये, मर्द नेता है, ऐसा नेता चाहिए। ऐसे विचार से टिकैत साहब के लिए, बाला साहब के? हाँ, बड़े टिकैत साहब के लिए हमेशा बोलते थे। उस वक्त लिखा भी है उनके मार्मिक, जो उनका वीकली था, कि ऐसा मर्द नेता है ये। तो ये भी मर्द नेता। पर टिकैत साहब हमेशा सियासी तौर पर बड़े सजग रहते थे और बड़े क्लियर तरीके से बातें वो करते थे, किसको समर्थन करना है, नहीं करना है। पर इनसे पूछो तो ये हमेशा कहेंगे कि अब तो जनता करेगी,
इनको विरोध किसका करना है ये तो इनको पता है, समर्थन किसको करना है ये बोलते नहीं। देखिए, जब विरोध करना पता है तो अपने आप लोगों को पता चलता है समर्थन किसको है। वैसे शिवसेना आज जबकि भारतीय जनता पार्टी से अलग है, अपनी सरकार महाराष्ट्र में चला रही है कांग्रेस के साथ, उत्तर प्रदेश में आपका खुद का दावा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, सियासी तौर पर एक्टिव होंगे। शिवसेना की यहाँ क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी अब शुरू करेंगे, शुरू हो गई। हमारे वहाँ एक उत्तर प्रदेश में हमारा यूनिट बहुत साल से काम करता है। चुनाव हम इतने गंभीरता से नहीं लड़े, इसलिए नहीं लड़े कि हम एक साथ महाराष्ट्र में काम करते थे बीजेपी के साथ। हमारे आने से यहाँ वोटों का डिवीजन हो जाएगा, हिंदुत्ववादी वोटों का डिवीजन हो जाएगा। इस शुद्ध भावना से हम यहाँ चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब लोगों का दबाव हमारे पर है कि आप आइए और चुनाव लड़िए, और हम लड़ेंगे। तो क्या आप इस बार उम्मीदवार खड़े करेंगे? प्रथम चरण में चुनाव सामने आ गए हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, 50 या 100 तक हमने एक टारगेट किया है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ते रहेंगे। चलिए, और टिकैत साहब जब यहाँ पर ये पहुँचे हैं तो आपके पिताजी का भी इन्होंने नाम लिया, और वो जो समर्थन सपोर्ट बेस था उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की, मर्द नेता कहलाते थे वो। अब आप बताएं, आज की तारीख में जबकि प्रथम चरण का चुनाव सामने है, मुजफ्फरनगर में आप बैठे हुए हैं, सियासी तौर पर इस बार कंट्रीब्यूशन आपका क्या है चुनाव में? हमने ये कहा है कि 13 महीने लोगों ने आंदोलन करा, अगर अब भी पता नहीं चलना का कि वोट किसको देनी और नफा नुकसान क्या है, तो फिर तो भैया जनता ही करेगी जो भी फैसला करना। आप हमेशा घुमा कर बात करते हैं, पत्रकार बड़े नाराज हो जाते हैं आपसे कभी कभी, मैं पीछे देख रहा था। नाराज होने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ। ये तो देखो, हमारा मकसद है कि हमने कोई चीज है वो समाज को बता दी, और किसान को उसकी भाषा में, अपनी भाषा में किसान सरकार और अधिकारियों को अपनी बात पहुंचा दे। हमारा आंदोलन यहाँ तक ही है, हमने किसानों को आवाज दी, वो अपनी बात अपनी भाषा में सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हो गया। मुजफ्फरनगर शहर का ये इलाका मेन इलाका है, शिव चौक का इलाका, और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं लोग बाग आसपास के इलाकों से खरीदारी करने, मार्केटिंग, शॉपिंग सब के लिए आते हैं। लेकिन इस शहर में आज की तारीख में जब माहौल चुनाव का है, लोग वोट डालने जाने वाले हैं, तो ऐसे में दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले आप करते क्या हैं? सर, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। हाँ। मैं वेल्डिंग कंपनी में हूँ, एज ए वेस्टर्न का एरिया देखता हूँ। अच्छा, तो अब प्रथम चरण में तो मुजफ्फरनगर में वोट डाला जाना है, तो जब वोट डालना है तो फिर दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है जो पार्टी ने अच्छा काम किया है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। जो देश के लिए काम कर रही है, मान सम्मान कर रही है, उसी को हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कहते हैं कि इस इलाके में तो देखो जी दंगे हुए थे और वो सब हुआ था, आपको लगता है इस बार कुछ प्रभाव है उसका या खत्म? उसका तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन काम का प्रभाव है। योगी जी ने बहुत काम किया है, भाजपा काम कर रही है, सभी के लिए कर रही है, तो भाजपा ही आएगी, भाजपा को ही वोट देंगे, योगी जी दोबारा आएंगे। जी जी, नमस्कार। बहुत जबरदस्त गिनीज बुक ऑफ लिम्का में रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना। अच्छा, 26 साल से बैठा हूँ, 26 साल से धरने पे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर, माफियाओं के खिलाफ 26 साल हो गया। 26 सालों से? हाँ जी। किस तरफ जा रहा मामला? देखिए, कॉमन है इस समय 50-50 से, और जो है करप्शन पर नहीं, यहाँ तो एक तरफा था, पिछली दफा तो यहाँ एक तरफा एक। अब नो अब नहीं। मुजफ्फरनगर में पिछले 3 चुनावों की कहानी बड़ी स्पष्ट है। वोटिंग 2014 हो, 17 हो या 19, हर बार सांप्रदायिक आधार पर हुई, और इस बार सांप्रदायिक आधार वोटिंग का नहीं होगा ये कहना भी बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार वोटिंग का आधार कुछ अन्य मुद्दे भी होने जा रहे हैं। वो मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं या फिर सांप्रदायिक आधार, देखने वाली ये बात होगी, लेकिन ये तय है कि मामला 2 दलों के बीच में ही है, और लोगों ने सोच लिया है अभी से कि आगामी 10 फरवरी को वोट किसे डालेंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ संजीव त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।